सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज गाइज नोट बनाइए। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज होता है रिविजन। तो आप रिविजन तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को नोट करेंगे। तो प्लीज गाइस आप सभी नोट करिए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। और गाइस आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा सेट 40 है, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो कौन सा चलेगा, सेट 40 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्लीज गाइस मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कहीं पे भी आप लोगों को कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साहित्य के क्षेत्र की बात करें गाइस तो इसमें जो है आपको कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग पुरस्कार जो है ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में गाइस, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 1959 में जो है ध्यान रखना है। 1959 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कितने श्रेणियों में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है कुल 108 श्रेणी में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने श्रेणी में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कुल 108 श्रेणी में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं गाइस कि 2024 में जो है ये कौन सा आयोजित किया था गाइस, तो याद रखिएगा कि 66वां वार्षिक जो है गाइस ग्रैमी पुरस्कार जो है ये 2024 में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 66वां वार्षिक अवार्ड जो है गाइस ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार का जो है 66वां वार्षिक अवार्ड जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 66वां वार्षिक अवार्ड जो है कब आयोजित किया गया, कहाँ ये किया गया गाइस, ये पूछता ही है। तो याद रखिएगा कि 66वां वार्षिक अवार्ड गाइस ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 फरवरी 2024 को जो है गाइस याद रखिएगा 66वां वार्षिक अवार्ड जो है गाइस ध्यान रखिएगा ये कब आयोजित किया गया था गाइस, तो ये ध्यान रखना है कि अवार्ड जो है ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था 4 फरवरी 2024 को जो है ये आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 4 फरवरी 2024 को जो है वो ग्रैमी पुरस्कार का 61वां वार्षिक अवार्ड था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ग्रैमी पुरस्कार का 66वां जो है गाइस याद रखिएगा 66वां वार्षिक अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं गाइस कि सबसे पहले जो है ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला था, तो हम बात करेंगे कि जो है अवार्ड सबसे पहले जो है किस भारतीय को, ठीक है, पहले भारतीयों को जो है ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो जिसमें हम बात करेंगे पहले पुरुष कौन थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला, और बात करेंगे पहली भारतीय महिला कौन थी गाइस, जिसके बारे में बात करेंगे कि इन्हें कब मिला। ठीक है, तो पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो गाइस याद रखिएगा, पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले याद रखिएगा, तो इसमें हम बात करेंगे पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो है ये कौन कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम पुरुष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम पुरुष के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है किसे मिला था गाइस, तो अगर हम पुरुष में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पंडित रविशंकर को मिला था, याद रखिएगा ये जो है सबसे पहले किसे मिला था गाइस, तो याद रखिएगा अगर पुरुष की बात करें तो ये पंडित रविशंकर को मिला था। और अगर बात करते हैं कि पंडित रविशंकर को ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर को ये पुरस्कार जो मिला था
था ग्रैमी पुरस्कार, ये कब मिला था? तो ये मिला था 1968 में। तो इसको भी आपको लिख लेना, ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1968 में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम महिला की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसी के नीचे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गाइस महिला, ठीक है, तो ये पुरुष थी, इसके बाद हम बात करेंगे महिला के बारे में, ठीक है। तो पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी गाइस, याद रखिएगा। तो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, ग्रैमी पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन थी, तो याद रखिएगा, तन्वी शाह, ठीक है। इन्हें जो मिला था ये पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन थी गाइस, तो याद रखिएगा, तन्वी शाह थी महिला में, जो कि इन्हें पुरस्कार मिला था। और तन्वी शाह को जो है ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तन्वी शाह को ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, 2010 में, ठीक है। इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 2010 में। तो यहाँ से आपको ग्रैमी पुरस्कार से इतना याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ये कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी वीर चक्र या ऑप्शन डी अशोक चक्र। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि ये जो पुरस्कार है आपको जो याद रखना है, जो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ परमवीर चक्र, उसके बाद आपको याद रखना है गाइज, आपको याद रखना है महावीर चक्र, और उसके बाद आपको याद रखना है गाइज वीर चक्र, ठीक है। तो इस सब का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा। इस सब का जो प्रारंभ हुआ था गाइस कब हुआ था, तो याद रखिएगा, ये सब जो प्रारंभ हुआ था, ये पुरस्कार जितने भी प्रारंभ हुए थे ये कब हुए थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुए थे जो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है ये प्रारंभ कब हुए थे, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गाइस याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया या फिर वीर चक्र हो गया गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो दिया जाता है वो दुश्मनों के साथ जो है युद्ध में, यानी कि राष्ट्रीय वीरता के लिए जो है इसे सम्मानित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस महावीर चक्र जो है इस श्रेणी का जो है गाइस, याद रखिएगा, महावीर श्रेणी जो है ये तो है, परमवीर चक्र जो है ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगर हम बात करें महावीर चक्र गाइस, तो याद रखिएगा इस श्रेणी का रखिएगा, इस श्रेणी का गाइस याद रखिएगा, ये दूसरा पुरस्कार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप याद रखिएगा कि इस श्रेणी का जो है दूसरा जो है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है गाइस, याद रखिएगा ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महावीर चक्र है। और अगर हम बात करें कि तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा वीर चक्र जो है ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर चक्र जो है ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं guys, यहाँ पे जो है अशोक चक्र के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अशोक चक्र जो है ये किस में दिया जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र जो है ये कैसा पुरस्कार है, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys कि अशोक चक्र की जो है guys, याद रखिएगा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है ये आपका कौन सा है। तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है गाइस, याद रखिएगा, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, अशोक चक्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि सबसे पहले जो है ये परमवीर चक्र जो है सबसे पहले किसे मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये वीर चक्र जो मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले ये जो मिला था, ये सबसे पहले किसे मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है ये मिला था सोमनाथ शर्मा को। और ये जो है ये पुरस्कार जो है सोमनाथ शर्मा को कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा गाइस, याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है इन्हें कब मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1947 में ये पुरस्कार इन्हें मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1947 में सबसे पहले परमवीर चक्र इन्हें ही मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये आपके जो है ये हर साल कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है जनवरी में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हर साल याद रखिएगा जनवरी में जो है, याद रखिएगा जनवरी में हर साल जो है ये जनवरी में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो है इस महोत्सव में क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा फ्लेमिंगो महोत्सव में जो होता है, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जो पक्षी जो है ये आपकी फ्लेमिंगो पक्षी है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए गाइस याद रखिएगा जो कि पुलिकट लेक के पास है, याद रखिएगा फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस। याद रखिएगा फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए गाइस, याद रखिएगा फ्लेमिंगो पक्षी के स्वागत के लिए ये जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में आपका कौन कौन सा जो है वो त्योहार होता है याद रखिएगा। तो अगर आंध्र प्रदेश के महोत्सव की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है विशाखा उत्सव जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है विशाखा उत्सव जो है ये आपका कहाँ होता है, तो याद रखिएगा विशाखा उत्सव जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विशाखा उत्सव जो है ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा विशाखा उत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो है इसका पोंगल पोंगल जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा पोंगल फेस्टिवल जो कि आपके तमिलनाडु में होता है। उसके बाद तमिलनाडु से आपको याद रखना है गाइस आपका जो है कौन सा महोत्सव हो गया, पुथांडु। पुथांडु महोत्सव जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुथांडु महोत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके तमिलनाडु का है। उसके बाद आपको याद रखना है महू महम जो है ये फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपके तमिलनाडु का है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये आपका जो है महा महम जो है ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु। अब बात करते हैं गाइस जैसे कि तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्योहार जो कौन सा है ये पोंगल है, वैसे ही हम बात करेंगे गाइस केरल के बारे में। तो केरल का जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ओनम। ओनम जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है गाइस, तो याद रखिएगा ओनम महोत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये केरल का है। उसके बाद आपको याद रखना है विशु। विशु जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा विशु जो है ये भी आपके केरल का है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है विशु महोत्सव के बाद आपको याद रखना है थेयम। थेयम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा थेयम जो है ये भी आपके केरल का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस कर्नाटक। कर्नाटक में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो कर्नाटक से आपको याद रखना है गाइस आपका करागा महोत्सव। करागा महोत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस, तो आपको याद रखना है करागा महोत्सव जो है ये कर्नाटक का है। ये आपको ध्यान रखना है, करागा हो गया। उसके बाद आपका याद रखिएगा कम्बाला। कम्बाला महोत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा कम्बाला महोत्सव जो है ये कर्नाटक का है। तो आपको याद रखना है कम्बाला महोत्सव जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा कम्बाला महोत्सव जो है ये आपके कर्नाटक का है, ठीक है। कम्बाला महोत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस, तो याद रखिएगा कम्बाला महोत्सव जो है ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जिसे कि अमूर्त संस्कृति विरासत में जो है इसे जगह नहीं दी गई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए योग को, ऑप्शन बी कुंभ मेला को, ऑप्शन सी संकीर्तन को, या ऑप्शन डी लावनी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे अमूर्त संस्कृति धरोहर में मान्यता नहीं प्राप्त है। अगर हम बात करें योग, योग को जो है इसे शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें योग को कब किया गया था इसे शामिल, तो 2000 याद रखिएगा 2016 में जो है इसे मान्यता मिली थी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर का जो संकीर्तन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि संकीर्तन जो है ये कहाँ गया गाइस, तो याद रखिएगा संकीर्तन जो है ये मणिपुर का है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इसे जो है कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है 2013 में जो है इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुंभ मेला की बात करें गाइस, तो कुंभ मेला जो है याद रखिएगा 2017 में जो है इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और लावनी जो है गाइस याद रखिएगा लावनी जो है एक लोक नृत्य है। और लावनी जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे जो है इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि खेलों में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक, ठीक है, इसको जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खेलों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षक यानी कि जो आपको याद रखना है, प्रशिक्षक मतलब होता है यानी कि खेल में जो सबसे ज्यादा जो है ये जो होता है कोच, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में जो एक कोच होता है ना, जो सब टीम सबसे ज्यादा जो है अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके जो है कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है गाइस। तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है कि खेलों में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे गाइस द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था, आपको याद रखना है 1985 में, ठीक है। तो ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोचों को प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये कोचों कोचों को प्रदान जो है ये कोचों को प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला था, याद रखिएगा ये किसे मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भालचंद्र भास्कर को जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो है ये पुरस्कार किसे मिला था गाइस, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये पहली बार जो है ये किसे मिला था, तो याद रखिएगा पहली बार जो मिला था ये भालचंद्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो है ये पुरस्कार किसे मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये पहली बार भालचंद्र भास्कर को जो है ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये पुरस्कार जो है 1985 में इन्हें मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है कितना जो है इनामी राशि है गाइस, तो याद रखिएगा इस पुरस्कार की जो है अगर हम बात करें इनामी राशि की, तो याद रखिएगा इस पुरस्कार की इनामी राशि जो है ये 15 लाख रुपया, ये आपको ध्यान रखना है। इनामी राशि जो है इस पुरस्कार की कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार की इनामी राशि जो है गाइस याद रखिएगा 15 लाख रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की गाइस, अर्जुन पुरस्कार की जो है इसकी शुरुआत कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करें कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये भी खेल में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आप बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार जो मिला था गाइस याद रखिएगा 1984 में जो मिला था सबसे पहले जो है ये किसे मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। 1984 में जो है सबसे पहले जो ये पुरस्कार मिला था अर्जुन पुरस्कार, ये कृष्ण दास को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है पहले इसे किस से नाम से जानते थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो इसे जानते थे ये राजीव गांधी पुरस्कार से जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका पुराना नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जो पहला नाम था वो आपको याद रखना है, राजीव गांधी पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा इसका पुराना नाम क्या है इस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का, राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जो है पहले इसे जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपको बताना है कि जयप्रभा मेनन का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपके ऑप्शन है मोहिनी अट्टम से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी कथकली से, या ऑप्शन डी कथक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयप्रभा मेनन का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से, तो मोहिनी अट्टम। अगर हम बात करते हैं इसकी मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपकी कितनी है, तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है ये 8 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कथकली, कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है गाइस याद रखिएगा
ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कथक, कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जयप्रभा मेनन जो है ये आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपकी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। उसके बाद अगर हम जयप्रभा मेनन के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जयप्रभा मेनन से आपको क्या याद रखना है, इन्हें जो है 2013 में गाइस याद रखिएगा देवदासी पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जयप्रभा मेनन को जो है देवदासी पुरस्कार कब दिया गया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जयप्रभा मेनन को जो है देवदासी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला था गाइस? तो ये आपको याद रखना है देवदासी पुरस्कार जो मिला था 2013 में जो है इन्हें देवदासी पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है जयप्रभा मेनन को, ठीक है। जयप्रभा मेनन को जो है 2013 में जो है इन्हें देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मोहिनीअट्टम से और कौन कौन सी है जो कि मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जयप्रभा जो है ये आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है गाइस और कौन-कौन सी है जो कि आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित है, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि इस सब टाइप के प्रश्न याद रखने हैं। तो गाइस याद रखिएगा सुनंदा नायर जो है ये आपके कहाँ से संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुनंदा नायर का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा सुनंदा नायर का संबंध जो है ये आपके मोहिनीअट्टम से। उसके बाद सुनंदा नायर के बाद आपको याद रखना है गाइस आपका जो है कलामंडलम सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कलामंडलम जो है गाइस याद रखिएगा कलामंडलम जो है ये किससे संबंधित है? तो कलामंडलम जो है गाइस याद रखिएगा कलामंडलम सरस्वती, ठीक है। कलामंडलम सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कलामंडलम सरस्वती जो है ये आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भरतनाट्यम की बात करें जो कि आप सभी को पता होगा गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये किससे है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये आपके किससे है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये किससे है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके भरतनाट्यम से, ठीक है। रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये किससे है गाइस? तो ये आपको याद रखना है भरतनाट्यम से। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस वैजंती माला का संबंध जो है ये किससे है गाइस? तो ये आपको याद रखना है वैजंती माला का जो संबंध है ये भी भरतनाट्यम से, ये आपको ध्यान रखना है वैजंती माला का संबंध जो है ये किससे? भरतनाट्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। मैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताई थी, टोटल शास्त्रीय नृत्य आपकी कितनी है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है। अगर हम बात करें कथक से आपका जो है लिच्छवी महाराज हो गया, बिरजू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया गाइस, ये सब कहा किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कथक से संबंधित है। जिससे कथक से संबंधित और अगर घराना पूछे तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये सब कथक से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्जन ने, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने, या ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है ये किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ये आपको ध्यान रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका जो है बंगाल का गवर्नर बना था कब गाइस? याद रखिएगा 1757, जो कि प्लासी का लड़ाई में नेतृत्व जो है ये किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो 1757 से लेके 1760 तक जो है ये बंगाल का गवर्नर था, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जाके फिर पुनः बना था बंगाल का गवर्नर, और फिर पुनः बंगाल का गवर्नर कब बना? तो ये भी आपको याद रखना है। फिर पुनः बना था गाइस, इसका जो शासन चला था वो चला था 1765 से लेकर गाइस याद रखिएगा। फिर पुनः बना था तो 1765 से लेकर 1767 तक जो है गाइस इसका शासन चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसका जो है ये आपको याद रखना है ये क्या था? तो ये आपको याद रखना है ये बंगाल का गवर्नर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इसने जो है द्वैध शासन प्रणाली की जो है शुरुआत कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसने जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो 1765 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है ये कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है ये कब की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने द्वैध शासन की प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो 1765 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और याद रखिएगा कि 1765 में जो है इसकी शुरुआत की थी और इसे जारी कब तक रखा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वैध शासन प्रणाली को जो है याद रखिएगा 1772 तक जो है इसे जारी रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1772 तक जो है गाइस याद रखिएगा इसने जो है जारी रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो 1765 में जो है स्टार्ट हुआ था और 1772 में तक जो है ये जारी था। और गाइस याद रखिएगा इसे जो है समाप्त किसने किया था, द्वैध शासन प्रणाली को जो है समाप्त किसने किया था गाइस? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने जो है गाइस याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। समाप्त किसने किया था गाइस? याद रखिएगा द्वैध शासन प्रणाली को गाइस याद रखिएगा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। समाप्त जो है ये द्वैध शासन प्रणाली को किसने किया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो है गाइस याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस रॉबर्ट क्लाइव से एक याद रखिएगा, जो कि पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है क्या कहा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारत का बाबर जो है ये किसे कहा जाता है? ब्रिटिश भारत का बाबर जो कहा जाता है ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत का बाबर जो है ये किसे कहा जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ब्रिटिश भारत का बाबर जो है ये रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है कि धन विधेयक से संबंधित जो है वो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 120, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है गाइस? तो ये आपको याद रखिएगा अनुच्छेद 110 जो है ये आपके धन विधेयक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है कौन तय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं। तो याद रखिएगा इसे जो है गाइस याद रखिएगा कि धन विधेयक जो है ये कौन प्रमाणित करता है। तो याद रखिएगा धन विधेयक को जो है प्रमाणित कौन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक को जो प्रमाणित जो करता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन करता है। तो याद रखिएगा धन विधेयक को जो प्रमाणित करता है ये आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये जो है प्रमाणित कौन करता है गाइस? तो याद रखिएगा प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए जो है याद रखिएगा कि लोकसभा को जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये जो शक्ति उसके पास होती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो है आपको याद रखना है कि धन विधेयक पर जो है लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक पे आपको क्या याद रखना है गाइस? धन विधेयक पे जो गाइस याद रखिएगा इस पे जो है धन विधेयक पे क्या होता है? लोकसभा का गाइस याद रखिएगा लोकसभा का विशेष अधिकार होता है। लोकसभा का विशेष अधिकार जो है ये आपको ध्यान रखना है किस पे होता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि लोकसभा का विशेष अधिकार जो है ये धन विधेयक पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का विशेष अधिकार जो है ये किस पे होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का जो है विशेष अधिकार जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है धन विधेयक पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है धन विधेयक जो है ये आपको ध्यान रखना है धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक जो है ये किसमें प्रस्तुत किया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये केवल जो है लोकसभा में जो है ये प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विधेयक है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा धन विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको धन विधेयक से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस याद रखिएगा कि ये जो है इसका प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में, और लोकसभा का इस पे जो है विशेष अधिकार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है याद रखिएगा जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें गाइस तो इस अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? तो संसद के में जो है चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा संसद में चर्चा से संबंधित जो है गाइस याद रखिएगा संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, ठीक है। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध जो है कौन सा अनुच्छेद है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि संसद में चर्चा पे प्रतिबंध से संबंधित कौन सा है। तो संसद में चर्चा पे प्रतिबंध से संबंधित जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कौन सा अनुच्छेद है गाइस? तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद जो है 121 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको बताना है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन बी मिहिर भोज ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, या ऑप्शन डी कृष्णा ने प्रथम ने। तो गाइस याद रखिएगा, इसमें जो है एलोरा में कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इसका निर्माण जो करवाया था ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये 8वीं शताब्दी में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है इसका निर्माण जो है ये कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते गाइस इसका जो है अगर आपसे डेट पूछे कि ये कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण हुआ था वो 1756 से लेकर इसका जो निर्माण हुआ था गाइस ये आपको याद रखना है 1756 से लेके कब तक चला था इसका निर्माण 1773 के दौरान हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1756 से लेके 1773 तक जो है इसका निर्माण हुआ था। अगर हम बात करते हैं गाइस एलोरा में जो है कुल कितनी गुफाएं गाइस, तो ये आपको याद रखना है एलोरा में जो है गाइस याद रखिएगा कुल कितनी गुफाएं, तो याद रखिएगा एलोरा में कुल 100 गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में जो है कुल कितनी गुफाएं हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा में कुल कुल जो है 100 गुफाएं हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि 34 गुफाएं जो है जिसमें से आपको क्या याद रखना है कि एलोरा की जो है गाइस याद रखिएगा 34 गुफाएं जो है खुली हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में जो है कुल 100 गुफाएं हैं जिसमें से आपको याद रखना है कि 34 गुफाएं जो है खुली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 34 गुफाएं जो है खुली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो है आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये आपका जो है अगर हम बात करें ये आपका जो है कहाँ है गाइस, ये आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा गाइस कि कृष्ण प्रथम जो है गाइस आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि कृष्ण प्रथम जो है ये किस वंश से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण प्रथम जो है ये राजपूत वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण प्रथम जो है ये किस वंश से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है राजपूत वंश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कृष्ण प्रथम की जगह पे अगर वंश पूछ ले तो याद रखिएगा राजपूत वंश से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जो है महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात अगर पूछे ये महाराष्ट्र के कहाँ गाइस, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है नेफोमीटर का, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर का, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर का, या ऑप्शन डी साइनोमीटर का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाइग्रोमीटर से जो है यह सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस नेफोमीटर, नेफोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बादलों का जो है ये आपको याद रखना है नेफोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है, तो बादलों का जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है दिशा और गति जो मापा जाता है ये किससे मापा जाता है, तो बादलों का जो है गाइस याद रखिएगा दिशा और गति जो है ये किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा बादलों का दिशा और गति ये किससे मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बादलों का दिशा और गति जो है गैस याद रखिएगा ये नेफोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस एक्टिनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है गैस, तो ये आपको याद रखना है विकिरण की तीव्रता। विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गैस, तो ये आपको याद रखना है विकिरण की तीव्रता जो है याद रखिएगा विकिरण की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है विकिरण की तीव्रता जो है ये एक्टिनोमीटर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइनोमीटर से जो ये क्या मापा जाता है, तो आकाश के नीलेपन को जो मापा जाता है ये किससे मापा जाता है गैस, तो ये आपको याद रखना है। आकाश का नीलापन जो है ये किससे मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाश का नीलापन जो मापा जाता है ये साइनोमीटर से जो गैस याद रखिएगा आकाश का नीलापन मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि संसद का निर्माण जो है ये किसके द्वारा होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन सी लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद का निर्माण होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गाइस कि संसद में जो है आपसे अगर पूछा जाए कि कितने अंग होते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि संसद में जो गाइस याद रखिएगा कितने अंग होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संसद में जो गाइस याद रखिएगा कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा संसद में जो गाइस याद रखिएगा कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संसद में कितने अंग होते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है 3 अंग होते हैं। अगर वो 3 अंग की बात करें तो ये आपका कौन सा है, पहला आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा जो है ये आपका राष्ट्रपति। अगर हम बात करें संसद का जो है ये किस अनुच्छेद में गाइस, तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो संसद के बारे में जो है गाइस ये आपके किस आर्टिकल में, तो याद रखिएगा संसद के बारे में जो आर्टिकल जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है ये आपका 79 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि अमाशय में डैश एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है। तो आपको बताना है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाने में मदद मदद करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस जो वसा को पचाने में मदद करता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम जो है गाइस याद रखिएगा, तो अमाशय में जो है आपका जो लाइपेज है गाइस याद रखिएगा, ये वसा को पचाने में जो है मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइपेज जो है ये आपको वसा को पचाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लाइपेज के बारे में बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये बनता कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ बनता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज जो है ये आपका जो है अग्नाशय में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज जो है ये कहाँ बनता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइपेज जो है ये आपका अग्नाशय में बनता है। ठीक है, तो हम लाइपेज के बारे में बात करते हैं गाइस, तो ये कहाँ होता है, इसका निर्माण जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय में जो है गाइस याद रखिएगा लाइपेज का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ये स्रावित कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज जो है ये छोटी आंत में स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्रावित होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी आंत में स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्रावित होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी आंत में स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है गाइस, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में गाइस कौन सा मदद करता है, तो एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है, आपको याद रखना है जो आपका जो है पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो पेप्सिन का काम जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में है गाइस, याद रखिएगा पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। तो आपके ऑप्शन है 1965 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में या ऑप्शन डी 1970 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है ये कब किया गया था, 1965 में किया गया था गाइस, याद रखिएगा। ये जो है आपको क्या याद रखना है, 1 दिसंबर 1965 में जो है गाइस याद रखिएगा इसकी जो है स्थापना की गई थी, ये है सीमा सुरक्षा बल। इसके साथ साथ जो गाइस आपको एक और याद रखना है, सीमा सुरक्षा बल के साथ गाइस आपको याद रखना है और किसकी स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सशस्त्र बल की स्थापना भी कब की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सीमा सुरक्षा बल। और उसके बाद आपको याद रखना है
केंद्रीय सशस्त्र बल की जो स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सशस्त्र बल की स्थापना जो है ये कब की गई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सशस्त्र बल की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सशस्त्र बल की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सशस्त्र बल की स्थापना जो हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप जो है स्थापना से रिलेटेड ये याद रखिएगा और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1817 से लेकर 1819 ईस्वी, ऑप्शन बी 1775 से लेकर 1872 ईस्वी, ऑप्शन सी 1803 से लेकर 1805 ईस्वी, ऑप्शन डी 1808 से लेकर 1815। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से लेकर 1782 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप प्रथम आंग्ल मराठा, तो याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी और जो है ये किसके बीच हुआ था, मराठा के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है ये युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के साथ समाप्त हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सालाबाई संधि के साथ जो है ये समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सालाभाई संधि के साथ जो है गाइस, याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालाबाई संधि के साथ जो है गाइस, याद रखिएगा ये समाप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, आपको याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1803 से लेकर 1805 तक जो है गाइस, ये आपको याद रखना है। ये आपका कौन सा था, ये याद रखिएगा, ये आपका जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप गाइस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1803 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना है 1805 तक जो है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1817 से लेकर 1819 में जो है ये आपका कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1800 जो है आपको याद रखना है 1700 लेके 1819। ये युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के साथ समाप्त हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मंदसौर की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध जो समाप्त हुआ था ये मंदसौर संधि के साथ जो है गाइस, याद रखिएगा मंदसौर संधि के साथ जो है याद रखिएगा जो है युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो मंदसौर संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारा जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ ये पूछता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो समाप्त हुआ था गाइस, याद रखिएगा द्वितीय मंदसौर की संधि के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी अरुणा अली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट जो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है इसका आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट से आपको क्या याद रखना है कि 1916 में गाइस, याद रखिएगा 1916 में जो इनका याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है 1916 में गाइस। आपको क्या याद रखना है कि एनी बेसेंट ने जो है गाइस, याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी गाइस, याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना जो है गाइस, याद रखिएगा 1900 जो है 16 में की थी एनी बेसेंट ने, ये आपको याद रखना है, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है आपको याद रखना है कि पहली बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी कब, 1893 में, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इन्होंने कांग्रेस का जो है आपको याद रखना है, इन्होंने कांग्रेस का जो है 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना है। तो 1917 में आपको याद रखना है, 1917 में गाइस क्या याद रखना है, 1917 में गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1916 में गाइस याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन की गाइस, याद रखिएगा इन्होंने 1916 में कलकत्ता अधिवेशन की गाइस, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ये जो है सरोजनी नायडू के बारे में, तो सरोजनी नायडू जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू जो है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गाइस याद रखिएगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा दे रही हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला, ठीक है। तो भारतीय पहली महिला थी गाइस, याद रखिएगा, भारतीय पहली महिला थी, पहली महिला थी गाइस, याद रखिएगा, जो कि ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भारतीय पहली महिला थी, याद रखिएगा, जो कि जो है गाइस आपको याद रखना है, ये कांग्रेस की जो है अध्यक्ष थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला थी गाइस, याद रखिएगा, जो कि कांग्रेस की गाइस, याद रखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू से आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षारीय होगा, ऑप्शन बी अम्लीय होगा, ऑप्शन सी उदासीन होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर जो पीएच मान प्राप्त होगा वो उदासीन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो आपके ऑप्शन है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, या ऑप्शन डी काला कारावास यानी कि ब्लैक होल की घटना होना जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा रीजन है जो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का वजह था गाइस। तो बहुत लोगों को लगता है कि ब्लैक होल की घटना, जो कि आपका कब हुआ था, 1756 में हुआ था गाइस, याद रखिएगा। और 1757 में आपका प्लासी का लड़ाई हुआ था, तो यही कारण बना था। नहीं गाइस, ये रॉन्ग है गाइस, याद रखिएगा। इसका जो मेन कारण बना था, याद रखिएगा कि इसमें जो है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का जो है दुरुपयोग किया था, ये सबसे बड़ा संघर्ष का रीजन था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि जलेपला दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलेपला दर्रा जो है ये आपके सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस आपका नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाथुला दर्रा भी आपका सिक्किम में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाथुला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, सिक्किम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर का साइट नहीं है। तो आपके ऑप्शन है लाल किला, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी चार मीनार, या ऑप्शन डी ताजमहल। सो गाइस लाल किला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके आगरा का भी लाल किला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगरा का भी लाल किला है। और दूसरा आपको याद रखना है गाइस, ये आपका जो है दिल्ली का भी लाल किला है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा जो है यूनेस्को में शामिल है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये आगरा का लाल किला भी यूनेस्को में शामिल है और दिल्ली का भी शामिल है। तो आगरा का जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा का जो शामिल हुआ था वो 1983 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली का जो हुआ था ये 2007 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फूलों की घाटी जो है ये आपका किस राज्य में गए, इससे आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी जो है ये आपका उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। फूलों की घाटी जो है ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। और इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे 2005 में शामिल किया गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस ताजमहल को भी 1983 में जो है इसे शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका चार मीनार है इसे यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं गाइस ये ही आपका चार मीनार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन ए कार्नावालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी डलहौजी, या ऑप्शन डी बेंटिंग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का आज का जो सेट है वो हमारा सेट 40 है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरा थोड़ा गला खराब था, इस वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो दिल से माफी मांगना चाहती हूँ गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तो ठीक है गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।